हेलो बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स का डेफिनेशन देखे थे और रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को समझने की कोशिश किए थे और ये देखे थे कि कैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स की स्टडी को आसान बनाता है। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग है बेटा, द एडिफिस ऑफ फिजिक्स। एडिफिस ऑफ फिजिक्स से हमारा क्या मतलब है? तो बेटा, ओवर द 400 ईयर, ओवर द लास्ट 400 ईयर एंड सो ऑन, with the help of experiment, observation, probes in nature, जो डिफरेंट प्रोब्स इन नेचर में उनके मदद से, एंड एक्सपेरिमेंट्स के मदद से वी बिल्ट अप ए सॉर्ट ऑफ पिक्चर, या इफ यू लाइक टू से अ बिल्डिंग इज नोन एज फिजिक्स। दिस बिल्डिंग इज वेरी ह्यूज एंड the aim of this building is nothing less than to understand the entire universe। यानी ये जो ह्यूज बिल्डिंग फिजिक्स नाम की बनी है, इसका मेन उद्देश्य है पूरे ब्रह्मांड को समझना। ठीक है, तो दूसरी चीज जो आता है रेंजेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। रेंजेज ऑफ तो जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, उसके रेंज की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी यूनिट। तो रेंज फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे, कौन सी यूनिट करेंगे बेटा? एसआई यूनिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, इसी में हम लोग बात करेंगे और अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, जैसे मास, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या ले लेंगे? पहले मास, मास की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? केजी। दूसरा क्या लेंगे? लेंथ, एसआई यूनिट मीटर। ये क्या है बेटा? मीटर, नॉट मास। ठीक, और तीसरा जो लेंगे क्या लेंगे? टाइम, और टाइम के एसआई यूनिट सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सारे क्वांटिटी जो क्या कर रहे हैं एसआई यूनिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। किस यूनिट में बेटा? एसआई यूनिट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। और इसको भी क्या किस में लिखेंगे? एसआई यूनिट में। पहली बात कर रहे हैं मास। अब तक का जो मिनिमम कैलकुलेटेड मास है बेटा वो कितना है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर जो प्रोब्स इन नेचर है उनके थ्रू या मैथमेटिक्स के थ्रू जो मिनिमम मास कैलकुलेट किए हैं, अब तक जो मिनिमम मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यानी जो मिनिमम मास हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो कितना है बेटा? ऑलमोस्ट 10⁻⁻30 kg। इतना मास हम लोग मिनिमम कैलकुलेट कर चुके हैं। इससे नीचे के मास को अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। ठीक, जो मैक्सिमम मास हम लोग कैलकुलेट किए हैं या एस्टिमेट किए हैं या एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किए हैं बेटा, वो क्या है? मास ऑफ द यूनिवर्स।
there must be some confusion how you can calculate the mass of the universe. It is only a estimated mass, not actual mass. How you can, ये कैसे एस्टिमेट किया गया है, फाइंड किया गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एवरेज नंबर ऑफ गैलेक्सी कितनी है, एंड इन ईच गैलेक्सी नंबर ऑफ एवरेज स्टार्स, प्लैनेट्स, उन सारे मास को ऐड किया है, फिर नियरली 100 से क्या किया गया है, पूरे मास को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि देयर इज सम डार्क मैटर इन द यूनिवर्स, देन द मैक्सिमम मास नथिंग लेस देन मास ऑफ द यूनिवर्स इज 10 के पावर 55 kg. There is huge range of the order of 85 order, 10 के पावर 85 ऑर्डर, इसमें क्या एक्सटेंशन है. अभी तक हम लोग जो मिनिमम लेंथ मेजर किए हैं बेटा, वो क्या किए हैं, मेजर रेडियस ऑफ द एटम कॉल्ड 10 के पावर -18 मीटर. दैट्स टर्न आउट, थोड़ा सा हम लोग नीचे भी मेजर किए हैं, 10 पे पावर -35 मीटर, जो इटसेल्फ एक फंडामेंटल लेंथ है बेटा. ठीक, उसको अभी हम लोग देखेंगे. ये मिनिमम लेंथ है जो हम लोग मेजर कर पाए हैं या एस्टिमेट लगा पाए हैं जिसका. और मैक्सिमम मास, मैक्सिमम लेंथ कितना, जो मैक्सिमम लेंथ हम लोग एस्टिमेट लगाए हैं या मेजर किए हैं, या हमारे पास ऐसी मैथमेटिक्स है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड किए हैं, वो रेडियस ऑफ द यूनिवर्स, और वो कितना है बेटा, 10 पे पावर 26 मीटर. ठीक, यानी लेंथ में भी कितने का रेंजेज है, 10 पे पावर 40 ऑर्डर का क्या है बेटा, एक्सटेंशन है. अगर टाइम के बात करो तो मिनिमम टाइम हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं या एस्टिमेट लगाए हैं, वो क्या है, 10 पे पावर -23 सेकेंड. मैक्सिमम टाइम एज ऑफ द यूनिवर्स, और वो कितना है बेटा, वी बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि अवर यूनिवर्स इज 13.5 बिलियन ईयर ओल्ड. देन 10 उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर 70 सेकेंड, यानी इसमें भी क्या है, 40 ऑर्डर का. तो देख रहे हो बेटा, जो नेचर कैनवस है वो क्या है, काफी ह्यूज है. नेचर कैनवस काफी ह्यूज है, और हम अपने डेली लाइफ में इसके थोड़े हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं. और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगी. डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगी, यानी उसका भी रेंजेस काफी ह्यूज होगा. तो नेचर हैव मोर एंड मोर फ्लो. नेचर के पास क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा फ्लो है. और हमारा जो यूजेज है, हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं बेटा, इसका बहुत छोटा हिस्सा है. ठीक है, तो बात होती है बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ फिजिकल लॉ. नेचर ऑफ फिजिकल लॉ. अब यहाँ पे देख लिए बेटा, नेचर कैनवस क्या है, बहुत ह्यूज है. और जो फिजिक्स के लॉ होते हैं बेटा, जो फिजिक्स के लॉ है, नॉट द एब्सोल्यूट लॉ, फिजिकल लॉ आर नॉट एब्सोल्यूट लॉ. जो फिजिक्स के लॉ होते हैं बेटा, वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. इट हैव सम क्वालिफाइंग क्लासेस. ये सर्टेन रिजिम में क्या होते हैं, अप्लीकेबल होते हैं, और उस रिजिम के बाहर ये अप्लीकेबल नहीं होते. और जैसे कि बात करते हैं फिजिकल मैथमेटिक्स के लॉ,
मैथमेटिक्स के लॉ एब्सोल्यूट होते हैं बेटा, वो हर जगह अप्लीकेबल होते हैं, बट फिजिक्स के लॉ एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बेटा, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ये क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है बेटा? ओनली फॉर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, ये किसके लिए अप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए अप्लीकेबल है। या फिर आप कहो कि अगर मैसिव बॉडी जैसे स्टार लाइक बॉडी के लिए ये नॉट अप्लीकेबल है, या फिर कह सकते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन है, उसके लिए भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से क्या करे, मूव करे, तो भी इसका ये लॉ जो न्यूटन लॉ है वो नॉट अप्लीकेबल है। यानी कहने का मतलब जो फिजिक्स के लॉ होते हैं वो क्या करते हैं, किसी सर्टेन रिजिम में अप्लीकेबल होते हैं, और उस रिजिम के बाहर उनमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ इसका जो मोर सफिस्टिकेटेड फॉर्म होता है उसको यूज करते हैं। जैसे कुछ चेंज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन, इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टार्स के भी लिए यूज कर सकते हैं, और अगर कोई बॉडी लाइट्स के कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका इसका ये फॉर्म नहीं होता, उसका मोर सफिस्टिकेटेड फॉर्म होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जो इसी में चेंज करके फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें बायल्स लॉ, बायल्स लॉ, बायल्स लॉ क्या होता है बेटा? प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या प्रेशर प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी पीवी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये सारे गैसेस के लिए कांस्टेंट नहीं होता है बेटा, ये सिर्फ अप्लीकेबल होता है कॉल्ड आइडियल गैस। ये किसके लिए होता है? आइडियल गैस। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। और क्या कंडीशन है? मास ऑफ गैस मस्ट बी फिक्स्ड। यानी कहने का मतलब है ये सारे कंडीशन में ही ये अप्लीकेबल है। अगर इन सारे कंडीशन को हटा दिया जाए तो पी बी इक्वल टू कांस्टेंट ये अप्लीकेबल नहीं है। यानी कहने का मतलब जितने भी फिजिकल लॉ होते हैं बेटा वो एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। ऑल फिजिकल लॉ हैव सम वैलिडिटी रेंजेस। बात करें अगला टॉपिक क्या है? वैलिडिटी। वैलिडिटी रेंजेस, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? ऑल फिजिकल लॉ हैव सम वैलिडिटी रेंजेस विदिन ranges it is applicable, otherwise they are
नॉट अप्लीकेबल। ठीक। अगला टर्म आता है यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल लॉ। क्या आता है बेटा? यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल लॉ क्या होता है? ये सब टर्म्स हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, आप लोग आराम से इनको समझे पहले। यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल लॉ, तो इट इज क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स बेटा, ये पूरे फिजिक्स का क्वेस्ट होता है कि जो डिफरेंट लॉ होते हैं उनको एक सिंगल लॉ में चेंज किया जाए। तो इट इज क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स टू reduce the number of independent law into a single, यानी जो डिफरेंट लॉ होते हैं बेटा उनके नंबर को रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे हम लोग बात करते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हेनरी लॉ, etc, ये सारे लॉ बेटा एक सिंगल लॉ में कन्फाइन हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है बेटा इन सारे लॉ को क्या कर देता है? डिफाइन कर देता है, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, हेनरी लॉ हो, या फिर प्रेशर टेम्परेचर का कोई लॉ हो, या फिर इन सारे लॉ को एक सिंगल लॉ द्वारा डिफाइन किया जा सकता है, या इन सारे लॉ को क्या किया जा सकता है? एक सिंगल लॉ में यूनिफाई किया जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। तो इट इज द क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिपेंडेंट लॉ इनटू इन ए सिंगल लॉ। ठीक। अब इट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर रिसर्च इन फिजिक्स बेटा, इट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर रिसर्च इन फिजिक्स। ये क्या करता है? अभी तक जो साइंटिस्ट हैं उनके रिसर्च का जो मेजर टॉपिक है, जितने भी नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको एक फोर्स या एक लॉ के अंतर्गत लेके आना। इट इज द रिसर्च ऑफ फिजिक्स टिल नॉट अचीव बट साइंटिस्ट आर ट्राइंग। और जो यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल लॉ है ये क्या होता है? एक तरह से रिसर्च का टॉपिक है फिजिक्स में कि जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं उनको क्या किया जाए? रिड्यूस करके एक सिंगल लॉ में कन्वर्ट किया जाए। ठीक। अगली चीज आती है बेटा यूनिट, डायमेंशन एंड फिजिकल क्वांटिटी, या फिर क्या बोलेंगे? यूनिट, डायमेंशन एंड फिजिकल क्वांटिटी। एक एक चीज को लेके आगे चलेंगे बेटा, पहले हम लोग यूनिट की बात करें। यूनिट यहां पे लिखेंगे फिजिक्स
is described as law of nature. This description is quantitative and involve measurement of physical quantity. To measure the physical quantity, we need यूनिट। तो बेटा जो फिजिक्स है कैसे डिस्क्राइब है किससे? फिजिक्स इज डिस्क्राइब एज लॉ ऑफ नेचर और दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव का मतलब क्वांटिटेटिव, यानी इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा। और इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? यूनिट की। तो यूनिट कैसी होनी चाहिए? यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक मात्रा है जिससे कंपेयर करके हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को फाइंड करते हैं। तो यूनिट तो कैसी होनी चाहिए बेटा? यूनिट मस्ट बी इंटरनेशनल जो यूनिट होगा बेटा उसको कैसा एक्सेप्टेंस होना चाहिए बेटा? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया जाना चाहिए। यूनिट मस्ट बी क्या होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होना चाहिए यूनिट के पास। अदरवाइज ऐसी यूनिट जो सिर्फ हम ही जानते रहेंगे जैसे लेंथ ऑफ हैंड, तो इससे क्या करेगा? हमें कम्युनिकेशन में क्या होगा? बहुत डिफिकल्टी होगी। तो एक बॉडी है बेटा इंटरनेशनली, एक बॉडी है बेटा जिसे क्या बोलते हैं? CGPM। इसे किस नाम से और जानते हैं बेटा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर के नाम से जानते हैं बेटा। जो क्या करती है यूनिट, इसने क्या किया? 1971 में एक मीटिंग हेल्ड किया और उस मीटिंग में बेटा एक यूनिट को इंटरनेशनल यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया। ये यूनिट एक्सेप्ट एज ए इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसको हम लोग ASI या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं बेटा। ASI 1971 में ये यूनिट इज एक्सेप्टेड एज इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज
एसआई यूनिट तो कौन में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर जो क्या की बेटा, मीटिंग हेल्ड की कब कितने में, 1971 ईयर में। और उसने क्या किया, एक यूनिट को इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के रूप में एक्सेप्ट किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं। और हम पूरे फिजिक्स के दौरान जो स्टडी करेंगे बेटा, जो हम यूनिट सिस्टम यूज करेंगे, वो कौन सा यूनिट सिस्टम यूज करेंगे बेटा, एसआई यूनिट सिस्टम यूज करेंगे। जितने भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं या फिर डिराइव क्वांटिटी है, सबको हम लोग क्या करेंगे, एसआई यूनिट में ही मेजर करेंगे। और ये यूनिट जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक। और एक किसके द्वारा डिसाइड किया गया था बेटा, एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जिसे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर के नाम से जानते हैं, और उसका शॉर्ट नेम है सीजीपीएम, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। कौन से क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और दूसरी क्या होती है बेटा, जिस पहली फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी बोलते हैं, दूसरी क्वांटिटी है जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो प्रकार में हम लोग तोड़ सकते हैं, एक पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसे क्या बोलते हैं बेटा, बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। और दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। या जिसे डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वो क्वांटिटी जो दूसरे किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो क्वांटिटी जो दूसरे किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं, यानी कह सकते हैं वो क्वांटिटी जो दूसरे बेस क्वांटिटी से भी इंडिपेंडेंट होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं या बेस क्वांटिटी बोलते हैं। और वो क्वांटिटी जो दूसरे बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अगर चाहो तो डिफिनीशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which is independent from other base quantity is known as fundamental quantity। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे मास हो गया बेटा, ठीक, एक किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया या लेंथ हो गया, etc। ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है बेटा, वे क्वांटिटी जो फंडामेंटल के
क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। द क्वांटिटी which is expressed in term of बेस क्वांटिटी, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज derived क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें बेटा तो कौन कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, ये सब कैसी क्वांटिटी है बेटा, डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमेशा एक्सप्रेस की जाती है किस टर्म में बेटा, बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है। इसको आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे, पहले हम लोग बस डिफिनीशन कवर कर रहे हैं, ठीक। इसको थोड़ा आगे हम लोग डीप में देखेंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वैसे हम ये जान गए कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये दो प्रकार, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो प्रकार की होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो दूसरे बेस क्वांटिटी से भी या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है, वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। जो हमेशा फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है वो सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक। अभी बस डिफिनीशन हम लोग देख रहे हैं। अगला जो टर्म है वो क्या है बेटा, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन व्हेन फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, देन बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, देन इट इज रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी। द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी लिख लेते हैं इसको, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी is expressed in terms of base quantity, it is retained in term of it is retained as product of different power of base quantity। The exponent of base quantity is called dimension। बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर बेस क्वांटिटी के टर्म में लिखा जा रहा है तो इट इज रिटेन एज डिफरेंट पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी। तो
तो जो उसमें एक्सपोनेंट आता है, बेस क्वांटिटी पे जो एक्सपोनेंट आता है वही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। जैसे अगर बात करें, अगर फोर्स, फोर्स क्या होता है बेटा, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायमेंशन होगा, फोर्स के डायमेंशन में हम लोग देखेंगे किसका डायमेंशन आ रहा है, मास का, लेंथ, मास का आ रहा है डायमेंशन, लेंथ का आ रहा है, और टाइम का भी डायमेंशन आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये बेस क्वांटिटी है, मास लेंथ टाइम बेस क्वांटिटी है, जो अगर बात करें जो एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी है वही क्या कहलाएगा, डायमेंशन ऑफ द फोर्स कहलाएगा। ठीक, यानी अगर टाइम का फोर्स, फोर्स में टाइम का क्या डायमेंशन होता है बेटा, तो -2। जो एक्सपोनेंट होता है वही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। अब हम लोग बेसिक बेसिक चीजें समझ लिए कि डायमेंशन क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, और एसआई यूनिट सिस्टम क्या होता है। हम जैसा कि हम लोग का सारा कैलकुलेशन एसआई यूनिट सिस्टम में ही होगा। दूसरी बात किए हम लोग यूनिट क्या होता है, ठीक, यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग, ये सारी चीजें का हम लोग डिफिनीशन एक तरह से देख लिए कि इनको किनको यूनिट बोलते हैं, किनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, डिराइव क्वांटिटी कौन सी होती है, डायमेंशन क्या होता है, ये सारी चीजें अब जान लिए हम लोग डिफिनीशन के टर्म में। अब हम लोग एक 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 साथ सारी चीजों को देखेंगे कि कैसे डायमेंशन होता है, कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, क्या डिराइव क्वांटिटी होती है, इन सारी चीजों को एक पिक्चर के रूप में हम लोग समझेंगे। अगर बात करें सबसे पहले बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी की, यहां पे लिखते हैं फंडामेंटल तो जैसे तुमसे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले दिमाग में जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो क्या आती है बेटा, मास। जो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको क्या बोलेंगे, मास। और मास का अगर डायमेंशन की बात करें तो मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, कैपिटल एम होता है। मास का एक बेस फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन क्या होता है, एम होता है। अगर इसकी बात करें हम लोग यूनिट, एसआई यूनिट सिस्टम में इसकी यूनिट देखें, एसआई यूनिट सिस्टम में अगर यूनिट देखे बेटा तो किस में रिप्रेजेंट किया, मेजर किया जाता है, केजी में। एसआई सिस्टम में एक किस में मेजर किया जाता है, केजी में। दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा वो क्या है, लेंथ। इसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। इट इज नॉट मास, ये क्या है, मीटर। ठीक, और तीसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है टाइम। इसकी डायमेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट सेकेंड। तो ये हमारी क्या है, मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है, मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जहां तक हम लोग मैकेनिक्स में बात करें तो इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारा काम बन जाता है। मैकेनिक्स में जितनी भी डिराइव क्वांटिटी है या जितनी भी डिराइव क्वांटिटी है इस इन फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हो जाती है, डिराइव्ड हो जाती है। लेकिन क्या इतनी फंडामेंटल क्वांटिटी है कि और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बात होता है कि अगर कन्वेनिएंट रूप से, अगर कन्वेनिएंट रूप से, सुविधाजनक रूप से अगर हम लोग यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी को हैंडल करना चाहते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा
फंडामेंटल क्वांटिटी को भी ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारी अगली फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है बेटा, करंट। जैसे ही चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ, करंट, कौन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो डायमेंशन होता है कैपिटल ए होता है, और यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, तो क्या जरूरत पड़ी हमें एक नया फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए? क्या इसके बिना हमारा काम चल सकता था? वैसे भी अगर बात करें तो करंट क्या है, एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। करंट क्या है, एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हमें क्यों इन सारे यूनिट्स, इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारा काम नहीं बन रहा था? क्या इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते थे? तो क्वेश्चन है, अगर हम लोग इन मास, लेंथ और टाइम के फ्रैक्शन पावर के साथ डील करना चाहते हैं, अगर फ्रैक्शन पावर, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है फ्रैक्शन पावर का यूज करने में, कोई हेजिटेशन नहीं है, तो इट इज ओके कि हमें करंट की एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, वोल्टेज लिखेंगे, तो हमें क्या एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी अगर हम लोग कन्वीनियंट रूप से हैंडल करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर फ्रैक्शन पावर में हम विश्वास रखते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ठीक है, हम इन तीनों पे ही स्टिक कर सकते हैं। फिर भी हम एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड करते हैं ताकि हम अपने कैलकुलेशन को और अपने क्वांटिटी को अपने जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको कन्वीनियंट रूप से हैंडल कर सके। जो पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, टेम्परेचर। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा, थीटा होता है। और मेजर किस में करते हैं बेटा, केल्विन में। एसआई यूनिट इसकी क्या है, केल्विन डिग्री या केल्विन। ठीक। इंटरनल रैंडम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी 3/2 kb। जब तक ये समझ पाते कि टेम्परेचर क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म है, उससे पहले ही हम लोग क्या कर चुके थे, टेम्परेचर को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर चुके थे। इसलिए न चाहते हुए भी टेम्परेचर भी हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, बट हम लोग क्या किए, हम लोगों को ये जान पाते कि जो टेम्परेचर है इट इज ए फॉर्म ऑफ रैंडम मालिक्यूल इंटरनल रैंडम मालिक्यूलर एनर्जी ऑफ द सबस्टेंस। उससे पहले ही हम लोग टेम्परेचर को एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर चुके थे। तो बाय मिस्टेक क्या हो गया, एक और फंडामेंटल क्वांटिटी जुड़ गया। तो ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या इसके अलावा भी है और है? ठीक है, तो इसके अलावा भी हैं कपुल ऑफ, 2 और हैं। छठी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इट इज नॉट more fundamental like this quantity, but it is okay, it is a fundamental quantity और amount of substance है। और तो amount of substance को हम लोग मोल, और इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। मोल ही लिखते हैं। ठीक। सातवां क्या है, सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस
ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका जो यूनिट होता है कैंडिला लिखते हैं, सिंबल CAD होता है, ठीक, मोल कैंडिला। तो ये हमारी क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है जो 7 है। इसके अलावा भी 2 क्वांटिटी होती है जिसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पहला क्या है बेटा, एंगल, जिसको किस में मेजर करते हैं बेटा, रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल, इसको किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन, ठीक। ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल फिजिकल। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि इसी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही के हेल्प से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स हमेशा क्या है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, एक तरह से डिराइव क्वांटिटी है जो मास और एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी ये जो फोर्स है ये भी क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड हुआ है। अब बात करें, ये जो डायमेंशन होते हैं बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। जो डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, कंसिस्टेंट होते हैं। डायमेंशन आर कंसिस्टेंट। डायमेंशन कंसिस्टेंट होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, जैसे इसी को ले लें, न्यूटन लॉ का इक्वेशन है जिसे मास टाइम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा बेटा, मास टाइम एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। अगर हमें फोर्स का डायमेंशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, डायमेंशन लिखेंगे मास का जो m होता है, और मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो L t-2 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, ML t-2। तो इसका मतलब जो डायमेंशन होता है, फिजिकल जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि किसी इक्वेशन में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखी गई है, तो जो इक्वेशन के राइट हैंड जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी गई है उसका डायमेंशन लेफ्ट साइड में लिखे गए फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। जैसे बात करें, अगर हम लिखते हैं वर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क का जो डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा बेटा, F इंटू डी का भी डायमेंशन होगा। अगर हमें वर्क का डायमेंशन लिखना है तो किसके बराबर हो जाएगा, F का डायमेंशन अभी निकाले हैं ML t-2 मल्टीप्लाई बाई L का डायमेंशन, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ML² t-2। ये किसका डायमेंशन हो गया, वर्क का डायमेंशन। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा उसका डायमेंशन हम लोग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई बोले चार्ज का डायमेंशन लिखो, चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, करेंट पर यूनिट टाइम, यानी IT इक्वल टू क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज का अगर Q का डायमेंशन हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, करेंट का डायमेंशन A और टाइम का डायमेंशन T। तो Q का डायमेंशन किसके, चार्ज का डायमेंशन किसके बराबर हो गया बेटा,
चार्ज का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, a इंटू टी के बराबर। अगर हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं v इक्वल टू यू, या ऐसे लिखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से हम लोग देखेंगे बेटा कि जो s का डायमेंशन होगा वो डायमेंशन किसके बराबर होगा, ut के डायमेंशन के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा बेटा, ए टी स्क्वायर के डायमेंशन के क्या होगा, बराबर। निकाल के देखते हैं, अगर यस का डायमेंशन कितना है, यस डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, यल हो जाएगा। तो देखो क्या ये सारे डायमेंशन आपस में बराबर है, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे u क्या हो जाता है, एल टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू ए क्या होता है, एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो देखो सारे जो टर्म है इस इक्वेशन में सबके डायमेंशन क्या है, आपस में बराबर है, यानी सेम डायमेंशन के ही फिजिकल क्वांटिटी को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक इसके एक ये क्या दिखाता है बेटा, ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को शो करता है। ठीक, तो यानी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को यूज करके हम लोग किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक, चलो अब बेटा हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ द नेचर। फंडामेंटल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ द नेचर की बात करें, इसको लिखते हैं फंडामेंटल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ नेचर, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फंडा अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल कांस्टेंट जो कांस्टेंट ऑफ नेचर है उनका क्या बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट बनाने के लिए पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो कौन सा नाम आएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें बेटा, c के डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, जो स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस। दूसरा जो फिजिकल फंडामेंटल कांस्टेंट दिमाग में आता है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट या फिर इसको कौन किस और नाम से जानते हैं बेटा, इसको जानते हैं क्वांटम मैकेनिकल कांस्टेंट या क्वांटम मैकेनिकल कांस्टेंट बोलते हैं। जब क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है प्लैंक कांस्टेंट को। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। एक्चुअली हमें ज्यादा टाइम हमें क्या एच क्रॉस की जरूरत पड़ती है, तो एच क्रॉस किसके बराबर होता है बेटा, h/2 अगर इसकी वैल्यू की बात करें, h जो h है, h की वैल्यू की बात करें तो ये कितना होता है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर डायमेंशन की बात करें बेटा तो जूल क्या होती है, एक तरह से एनर्जी होती है, और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वर्क का डायमेंशन होता है कितना होता है, ml² t-2
और मल्टीप्लाई कर दे बेटा टाइम के डायमेंशन से, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर पी माइनस जूल सेकेंड है। ठीक, तीसरा जो आता है बेटा वो क्या कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, या फिर न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन ग्रेविटेशनल जिससे किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल जी से, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11। यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर डायमेंशन की बात करें तो F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 आर स्क्वायर, यही ग्रेविटेशन लॉ है। और यहाँ से अगर यूनिट डायमेंशन आप जी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल पी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। तो एम ऊपर जाएगा तो एक एम से माइनस एम हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो कितना आ जाएगा बेटा, एम -1 एल क्यू पी माइनस। ठीक, दूसरे तरह के जो कांस्टेंट होंगे बेटा, जैसे हम लोग बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 गुना। ये भी क्या एक तरह से कांस्टेंट है, या फिर बोल दें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के भी थर्मोडायनेमिकल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्स जिसको के बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10 पावर 23 जूल पर केल्विन। ठीक, या फिर बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ये भी क्या है एक तरह से कांस्टेंट है। और तीसरे प्रकार के जो कांस्टेंट है वो क्या है बेटा, जैसे बात करें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, या फिर बात कर लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, या फिर क्या बात कर ले सोलर कांस्टेंट। तो हमारे पास तीन प्रकार के कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं, एक ए प्रकार के कांस्टेंट है, ये दूसरे प्रकार के कांस्टेंट है, और ये क्या है तीसरे प्रकार के कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है बेटा ये ज्यादा फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्टेंस के लिए है। जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा, और वो वाटर कहाँ पे है, किस पोजीशन पे, अर्थ पे है या मून पे है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा।
तो ये जो कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक सबस्टेंस के लिए कांस्टेंट है, ये उतना ज्यादा फंडामेंटल नहीं है। और ये जो कांस्टेंट है ये तो मान लो अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे चार्ज अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, हर जगह इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इन सेंस अगर इनके सेंस पे ये जो कांस्टेंट है थोड़े से क्या है, ज्यादा फिजिबल है। और जैसे बात करें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हर जगह पे सेम ही रहेगा, हर जगह पे सेम रहेगा और सारे सबस्टेंस के लिए सेम है, इसकी वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, फंडामेंटल कांस्टेंट है। ये हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं, ये मोर फंडामेंटल है। और ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। ये कुछ अलग प्रकार के कांस्टेंट है, ये क्या है जनरल कांस्टेंट है और ये क्या है स्पेसिफिक कांस्टेंट है, जो सिर्फ और स्पेसिफिक सबस्टेंस के लिए होंगे। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये फंडामेंटल कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट जो फंडामेंटल कांस्टेंट है, और इनको किस नाम से जानते हैं बेटा, कांस्टेंट ऑफ द नेचर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स। ये क्या कर रहे हैं, इनवर्स की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर पहले बात करें सी, तो सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये क्या करती है, लिमिटिंग वेलोसिटी, यानी इनवर्स को एक लिमिटिंग कांस्टेंट देता है, यानी ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता है। ये क्या देता है, इनवर्स का एक लिमिटिंग कांस्टेंट है। यानी ये जो सी है बेटा, ये क्या कर रहा है, पुट द फंडामेंटल लिमिट्स टू द इनवर्स। ये क्या कर रहा है, पुट्स फंडामेंटल लिमिट्स टू इनवर्स। यानी इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव नहीं करता है, नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, फंडामेंटल लिमिट पुट करता है इनवर्स के सामने। एच जो है ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल कांस्टेंट है। ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल कांस्टेंट है। और जी क्या करता है बेटा, जी हमेशा बताता है, जी क्या कर रहा है, जो न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये ब्रॉड नेचर ऑफ द यूनिवर्स बताता है। क्या बताता है, ब्रॉड रेंज ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, फंडामेंटल कांस्टेंट है। ये क्या डिफाइन कर रहे हैं बेटा, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स। ये जो कांस्टेंट है ये सिर्फ क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू है। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, स्पेसिफिक सबस्टेंस के लिए है। जो कंडीशन बदलने के साथ इन कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ये कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, यानी इस प्रकार के कांस्टेंट की वैल्यू चेंज फिक्स है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। जैसे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो प्रश्न आ रहा है कि ये जो फंडामेंटल कांस्टेंट है, ये जो फंडामेंटल कांस्टेंट है, इनके वजह इनका इनको यूज करके क्या हम लोग कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वांटिटी बना सकते हैं जिसका डायमेंशन मास, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के बराबर हो। क्या इन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी था बेटा, सी,
जो फंडामेंटल कांस्टेंट है और इसकी यूनिट क्या थी, डायमेंशन क्या था, एल टी माइनस वन। दूसरा प्लैंक कांस्टेंट जिसे एच क्रॉस बोल रहे हैं, और एक इसका डायमेंशन कितना निकाले थे बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसका डायमेंशन क्या निकाले थे हम लोग, एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू। अगर वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू क्या लिखे थे, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसकी लिखे थे 6.67 × 10⁻34, या 6.6 लिख लें, 6.6 × -30 जूल सेकेंड। और इसकी वैल्यू लिखे थे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये जो फंडामेंटल कांस्टेंट है बेटा, इनका यूज करके हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं जिसका डायमेंशन एल एम एल टी के डायमेंशन के बराबर हो। यानी इन फिजिकल कांस्टेंट का यूज करके कोई फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं जिसका डायमेंशन एम एल टी के बराबर है। ठीक है, तो इसको लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मास कट जाएगा, लेंथ लेंथ -1 हो जाएगा। यानी क्या करें कि एच क्रॉस जी बाई सी, एल क्रॉस जी कर रहे हैं, एल मल्टीप्लाई जी, ए कट गया और ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, -3 हो गया, -3 और 5 कर देंगे तो टी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी के पावर एच क्रॉस जी डिवाइड बाई सी के पावर 5। अगर इसका डायमेंशन देखे बेटा तो किसका हो गया, एच का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जी का m-1 एल क्यूब टी माइनस टू डिवाइड बाई सी के पावर 5, यानी एल 5 टी 5। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये डायमेंशन आपस में कट गए, यहाँ पे एल पे 5 हो गया, एल पे 5 से एल पे 5 कट गया, और यहाँ पे क्या हुआ, टी ऊपर गया तो एल टी माइनस 5 है, प्लस हो गया और 2, यानी क्या हो गया, टी स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी इसका अगर हम लोग अंदर रूट ले, इसका अंदर रूट ले लिए तो क्या हो गया बेटा, टी का डायमेंशन हो गया, और टी इक्वल टू क्या हो गया, एच जी सी पे 5 अंदर। और ये जो टी आएगा बेटा, ये जो टी आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो h कितना है, 10 के पावर 34 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -11 डिवाइड बाई 8 के पावर 10 के पावर 8 का 5, 40 40 और 45 कितना हो गया, 85। 85 का अंदर रूट लेंगे, प्लस इन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा बेटा, अप्रॉक्स आ जाएगा 10 के पावर -43।
और ये जो टाइम आ रहा है बेटा, ये क्या है, एक तरह से फंडामेंटल टाइम है। ये टाइम आ रहा है, ये किसको बता रहा है, और ये जो टीपी आता है इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्लॉन्क प्लांक प्लांक टाइम। इसे क्या बोलते हैं, प्लैंक टाइम, और इसको टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू किस ऑर्डर की होती है बेटा, वेरी वेरी लेस, 10⁻⁻43 ऑर्डर की वैल्यू, 10⁻⁻43 ऑर्डर की वैल्यू है। ये क्या है, नेचुरल टाइम स्केल है। ये क्या है बेटा, फंडामेंटल या नेचुरल टाइम स्केल के नाम से जाना। नेचुरल टाइम स्केल, ये क्या है, नेचुरल टाइम स्केल है। ये क्या है, वेरी वेरी लेस वैल्यू है बेटा, यानी इतने छोटे टाइम को तो अभी तक हम लोग जो मेजर किए हैं, मेजर कर पाए हैं एक्सपेरिमेंट प्रोब्स या फिर मैथमेटिक्स के हेल्प से, उससे ये क्या है, बहुत बहुत छोटा है। हम लोग अब तक जो टाइम स्केल मिनिमम मेजर कर पाए हैं वो कितना मेजर किए हैं बेटा, 10⁻⁻23 सेकेंड। और ये उससे क्या है, मच मच लेस है। और ये क्या है, नेचुरल टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करता है, और इसे क्या बोलते हैं, प्लैंक टाइम भी बोलते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसी को यहाँ पे देखो, अगर Hg/c5 है तो यहाँ पे CQ कर दो, और इसको अंदर रूट लो, तो यहाँ पे किसका डायमेंशन आ जा रहा है बेटा, क्या किए हैं, Hg/CQ, और ये किसके बराबर हो रहा है, लेंथ का डायमेंशन आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। H का डायमेंशन ml²T-1, और G का डायमेंशन कितना है, ml-1 m-1 L3T-2 डिवाइड बाई L3T-3, m से m कट जाएगा। यहाँ पे देखो L पे 5 है और ये 3 कट गया, L पे 2 बच गया, और ये टाइम स्केल देखो 3 कट गया, ये पूरा ये भी कट गया। और यहाँ पे क्या, उसका अंदर रूट ले लिए, इसका अंदर रूट ले लिए, तो ये किसका डायमेंशन हो गया, L हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्लैंक लेंथ बोलते हैं। और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स देखें तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, 10⁻⁻34, 10⁻⁻11 डिवाइड बाई 10⁻8, 10⁻8 का पावर 3, 24, यानी क्या हो जाएगा 24, और अप्रॉक्स 70 के आ रहा है, यानी अप्रॉक्स अगर अप्रोक्सीमेट करके लिखें तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻35। यानी ये जो LP है इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लैंक लेंथ बताते हैं, बोलते हैं। और ये Hg/CQ के अंदर रूट के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है, 10⁻⁻35 मीटर। इट इज ऑल्सो मच मच लेस देन द जो मिनिमम लेंथ हम लोग मेजर कर पाए हैं। अब तक हम लोग मिनिमम लेंथ कितना मेजर किए हैं बेटा, 10⁻18 मीटर, 10⁻−18 मीटर मेजर कर पाए हैं। ये जो प्लैंक लेंथ आ रहा है उससे मच मच लेस आ रहा है। ठीक। और ये भी क्या करता है, लेंथ स्केल बताता है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैंक लेंथ बोलते हैं। ठीक। अगर हम लोग मास, प्लैंक मास कैलकुलेट करें, प्लैंक मास, तो मास कैसे आएगा बेटा, तीनों को देखो। अब ऐसा कर दें कि हमारे पास m बचे और उसका अंदर रूट ले, तो एक m ऊपर है, एक अगर नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो यानी क्या करेंगे, पहले h c कर दें और डिवाइड बाई g कर दें, और इसका अंदर रूट ले लें, तो ये क्या आ जाता है, प्लैंक मास आ जाता है बेटा। और इसका डायमेंशन किसके बराबर है, मास के डायमेंशन के बराबर है, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्लैंक मास बोलते हैं। और इसकी वैल्यू को ये कैलकुलेट करें तो देखो 10⁻⁻34
इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 10⁻11, ऊपर गया तो ये क्या हो गया 11 और 8, अप्रॉक्स आया बेटा ये कितने के बराबर हो गया 10⁻−8 kg। तो प्लांक मास किसके बराबर हो गया बेटा hc/g, और ये मास कितना है 10⁻−8 kg। इट इज मच हायर देन द प्लांक लेंथ और प्लांक टाइम। तो ये क्या करता है, एक तरह से अपर लिमिट बताता है पॉइंट मास का। इट इज मास कंपेयर टू, यानी बैक्टीरिया का मास करीब इतने के बराबर होता है। और अब तक हम जो मास मेजर कर पाए हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना मेजर कर पाए हैं बेटा 10⁻−30 kg हम लोग क्या किए हैं मेजर कर चुके हैं। उसके कंपैरिजन में ये क्या है मच हायर है। एक बाकी जो प्लांक लेंथ और प्लांक टाइम आया था वो क्या था, जो अब तक हम लोग मेजर कर पाए हैं, एस्टिमेट लगा पाए हैं जिसका, उससे क्या था मच लेस था। लेकिन यहाँ पे जो प्लांक मास आया वो क्या आ गया कंसिवली ज्यादा बड़ा है, जो हम लोग मेजर कर पाए हैं उसके रेस्पेक्ट में तो बहुत हाई वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बताता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इट इज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइंट मास। ठीक, तो इस तरह से बेटा आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे फार्मूले डिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट चेंज करना सीखेंगे और बहुत सारे कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।